कर रहे हैं साहब? तेरा चेहरा अच्छे से याद है मुझे। तू उन 4 डकैतों में से एक है ना? जी जी साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली चाय वाला हूँ। तुझे घसीट के ले जाकर खाल उधेड़ूंगा ना तेरी, तो तू सब कुछ सच सच उगल देगा। पर मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। अगर तू वही करे जो मैं कहूँ, वो भी चुपचाप। पल्ले पैगी गल। जी। और कौन कौन है तेरी गैंग में? ठीक है तुसी तो एक घर च किवें आ गए? मैंने की पता कितना आ गया। आसपास के चारों गांव में जिन जिन के पास भी लाइसेंसी हथियार हैं, चेक कर लिए हैं सर। सभी निर्दोष लगते हैं। मतलब ये गैंग बिना लाइसेंस के हथियारों और कारतूसों का इस्तेमाल कर रहा है। फिर तो इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होगा सर। इतने सारे खबरी फैले हैं, फिर भी इन गैर कानूनी हथियारों और गोले बारूद की तस्करी जारी है। अब तो एक ही तरीका है सर, हमें किसी भी तरह इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। और ये आसान गल नहीं है सर। इनके वारदात करने का कोई एक तरीका नहीं है। ये कभी वारदात करते हैं। भाई 8 महीने हो गए हैं इनके इस तांडव को चलते। 15 डकैतियां और सारी की सारी एक ही तरह से अंजाम दी हुई। एक ही मोडस ऑपरेंडी, बंदूकें चमकाना, लोगों को डराना, लूटना और भाग जाना। किसी के पास तो इनकी कोई खबर होनी है। महेंद्र सर, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स निकालो और जितनी जल्दी हो सके कुंडली निकालो सालों। चाल लगा देंगे सर। सिलसिलेवार डकैतियां हो रही थी। इस गैंग के आतंक का साया सर पे नाच रहा था, लेकिन उनका पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, क्योंकि वारदातों में इस्तेमाल बंदूकें और कारतूस गैर लाइसेंसी थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हत्या, डकैती, लूटपाट और छीना झपटी जैसे 85% अपराधों में गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल होता है। काफी राज्यों में इस तरह के हथियारों, गोली बारूद के कारखानों की भरमार है, जिनकी तस्करी पूरे भारत में की जाती है और कई बार इनकी कीमत सिर्फ 300 रुपए होती है। इन देसी बंदूकों और कट्टों के अलावा कानूनी कारखानों में बने लेकिन गैर लाइसेंसी हथियारों की तस्करी भी पूरे भारत में की जाती है, जिन्हें प्रभाव और इस्तेमाल में बेहतर समझा जाता है। ये चंडाल चौकड़ी बेधड़क एक के बाद एक डाके डाले चली जा रही थी, लेकिन उन तक जब पहुंचा गया तब वो एक ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे थे जो उनके तरीके से अलग था। और की महेंद्र पुत्र, आज फिर नाइट ड्यूटी? हाँ दाऊ जी। ये ले पुत्र पानी। कब तक गुस्सा रखेगा पुत्र? अब थूक दे। मेरा गुस्सा थूक देने से तायाजी की नीयत नहीं बदल जानी बीच। देख पुत्र, तेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने तुझे और गुरलीन को बाबूजी की तरह ही रखा है। गुरलीन के ब्याह की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। सारा वसूल तो कर लिया ना। दुकान का आधा हिस्सा देने की बजाय तीसरा हिस्सा देते हैं हमें। खर्च किया लेकिन सारा वसूल भी कर लिया, तो कैसी इज्जत बेजी। ऐसे बात नहीं करते पुत्र। हाँ बंटी बोल।
सर जी पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद खासकुरी गांव के घर में डकैती होनी है। तुझे कैसे पता? अरे क्यों मरवा रहे हो सर, बस उड़ती उड़ती खबर सुनी है। कौन से घर में? सर ऐना मैंने नहीं पता। ठीक है। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं बीजी, काम का फोन था। हाँ पराठे ला भाई, ले भाई। ये महेंद्र बहुत ही एहसान फरामोश है, आपने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया। कोई नहीं जोगिंदर पुत्र, वक्त के साथ साथ सारी नाराजगी चली जानी है। ओ जी, थोड़ा हिस्सा उसे और दे दो ना। पर जीते, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई है। जोगिंदर के जाने के बाद उसका जो भी हिस्सा बनता है मैं उसके परिवार को बिना नागा देता हूं। ये बात हरप्रीत अच्छी तरह से जानती है, दुनियादारी समझती है वो। महेंद्र थोड़ा और बड़ा होगा ना, सब समझ जाएगा। जो बात उसे अभी गलत लगती है ना, जैसे ही जिम्मेदारी उस पर पड़ेगी सारी खटास निकल जानी है उसकी। हम यही इंतजार करेंगे। हम पोजीशन में हैं, लेकिन खबर पक्की है ना? उम्मीद करते हैं कि खबर सही हो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, भागने मत देना इनको, गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मौका हाथ में था, लेकिन मुजरिम बाल बाल बच निकले। काफी दिनों तक फिर कोई और डकैती नहीं हुई। पुलिस को उन्हें धर दबोचने का दूसरा मौका नहीं मिला, लेकिन महीने भर बाद उन्होंने बहुत करीब हमला बोला। मोहिंदर एक डकैत को पहले ही देख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लुटेरे अब अपनी पहचान को और छिपाए नहीं रखना चाहते हैं। मोहिंदर, तूने भी उस डकैत को देखा है और उसने भी तुझे। आप थोड़ा संभल के रहना तू। वो नहीं है यहाँ। चलो कौन है? चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? हाँ पुत्र, मैं तुझे तुरंत नहीं बता पाई। क्या है कि एम्बुलेंस को भी फोन करना था ना। आप कैसे हैं ताया जी? पता नहीं, ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर गए हैं। मैं अस्पताल आता हूँ बीजी। जो भी लूटा था यहीं छोड़कर भाग गए। चरणपाल की हालत कैसी है? सर हॉस्पिटल से खबर आई है, हालत अभी भी नाजुक है। उस पर 2 गोलियां चलाई गई। सर चरणपाल का भतीजा मोहिंदर दुमका पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल। इन चारों डकैतों को पकड़ने के लिए जो टीम बनाई गई वो भी उसमें है। पिछली डकैती में इनका एक साथी मोहिंदर के हाथ लगते लगते रह गया था। वो फिर उन्होंने इसके घर पर ही धावा बोला, बदला लेना।
गया पुत्र? तेरे ताया जी की हालत तो अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। फिक्र ना करो ताई जी, कुछ नहीं होना ताया जी को, जल्दी ठीक हो जाने हैं वो। रब पे भरोसा रखो ताई जी। जगमोहन ठीक हो जाने हैं ताया जी। एक गोली कंधे पे लगी, दूसरी सीने पे। वो पक्का मेरे वास्ते ही आए और साथ ही मैं छड्डांगा नहीं उन्होंने जगमोहन। मोहिंदर तुम चिंता मत करो, तुम हमारे डिपार्टमेंट के हो, हम पूरा जोर लगा देंगे इन लोगों को पकड़ने के लिए। लगता है तुमसे बदला लेने के लिए क्या है ये इन लोग? सर मैं 8 महीने से इन लोगों के पीछे पड़ा, उनमें से एक तो मेरे हाथ में आकर फिसल गए। वो लोग डर गए होंगे क्योंकि तुमने उन्हें देख लिया था। वो बदला तो तुमसे लेने आए थे, तुम्हारे ताया जी बेकार में उनका शिकार हो गए। सब पिछली सारी डकैतियों में तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए हवा में गोलियां चला देते, इस बार कुछ अलग किया है। सर मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम में रहना चाहूँगा। मोहिंदर धुमका थाने की टीम में तुम पहले से ही हो जो उनको पकड़ने के लिए बनाई गई थी। देखो इमोशनल मत हो, यकीन करो हमारा, वो लोग हमारे हाथ से बच नहीं पाएंगे। सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सिर्फ मेरी वजह से ताया जी इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब बाबूजी कैसे हैं अभी? कंडीशन तो बहुत ही क्रिटिकल है, उनके कंधे की गोली अभी तक निकाल नहीं पाए हम लोग। आज फिर ऑपरेशन करेंगे। क्या हम उनको भेज सकते हैं अभी? जी हाँ, पर बेहोश है, दवाइयों का असर अभी भी है। एक्सक्यूज मी। .36 बोर बुलेट का खोल है ये। डकैती की ज़्यादातर वारदातों में 0.36 बोर बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी उसी गैंग का काम है? हम कह तो सकते हैं, लेकिन इस बुलेट के खरीदार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वारदात में और पहले हुई सभी वारदातों में जो हमें बुलेट मिले हैं, किसी पर भी हमें लीगल सप्लायर की छाप नहीं मिली। हो यार तेनों तो पता ही है, लावारिस बंदूकें और गोलियों के मालिक को ढूंढना बड़ा ही टेढ़ा काम है। वो प्रेशर है वीरे, वो प्रेशर है। पुलिस वाले के घर हमला होया है। वो भाई ये जितने भी सप्लायर होते हैं ना, इनके साथ काम करने वाले लोग पुलिस के बहुत करीबी होते हैं। इन्हीं लोगों की निगरानी में सप्लायर्स और ग्राहकों के बीच बिजनेस होता है, वो नहीं है। ये तो मधुमक्खी के छत्ते बीच हाथ डालने वाला काम। कुछ भी एक कनेक्शन ला के दे। चल कोशिश करता हूँ। एक सप्लायर का लिंक मिल जाए साहब, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ जानकारी तो ला ही दूंगा साहब। धर्म, तुझे क्या लगता है किसी पुलिस वाले का कनेक्शन हो सकता है इस लिंक से? साहब मुझसे पूछ रहे आप? साहब काम बहुत मुश्किल है, एक दिन का टाइम दो साहब मुझे, मैं कुछ ना कुछ तो निकाल ही लाऊंगा साहब। सर दुमका पुलिस ने लाइसेंसी हथियार स्कैन किए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सर इसमें बिना लाइसेंस वाले हथियार और कारतूस इस्तेमाल हुए, लेकिन हाँ देसी कट्टे नहीं थे। सर गोलियां तो कहीं और से स्मगल होती हैं, उनका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर लीगल हथियार बनाने वाले भी काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर अपराधों में जो ज़्यादातर बंदूकें इस्तेमाल होती हैं वो बिना लाइसेंस वाली होती हैं। अच्छा मोहिंदर, उसका चेहरा हल्का सा भी याद नहीं है तुम्हें? सर मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, रात का टाइम था ना सर, अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दी। मैनू माफ कर दो ताऊ जी, माफ कर दो मैनू।
जाएंगे। चल। जो डकैत अब तक सिर्फ लूटपाट कर रहे थे, दहशत फैला रहे थे, अब एक कत्ल की कोशिश में भी उनका हाथ था। लेकिन लग रहा था कि शिकार ठीक से उनके निशाने पर बैठ नहीं रहा था। पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, चूहे बिल्ली का खेल चले जा रहा था। पर जहां वो हमला करना चाह रहे थे, क्या उनकी उस अगली कोशिश से पहले वक्त रहते पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? अरे यार मुझे नहीं फंसना यार इसमें। मेरी गारंटी कुंदन, कुछ नहीं होगा तुझे, नहीं फंसेगा तू। हाँ तो तू पहले क्लियर कर लेना, साला ऐसा ना हो मैं दोनों तरफ से फंसूं। इधर पुलिस भी मुझ पर गोली चलाए, उधर मेरा लिंक भी मुझे मार डाले। कुछ नहीं होगा बोला ना, मैं क्या पहली बार काम पे लगा हूँ। अच्छा चल ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। हाँ धर्म बोल। साहब एक लिंक मिला है, कुंदन नाम है उसका। कहाँ मिलेगा? मैं फिक्स करता हूँ साहब। पर साहब वो उधर का खबरी भी है, वो संभालना साहब आप। तू फिक्स तो कर। ठीक है साहब। सत श्री अकाल सर। कुंदन। जी साहब। 4 लोग 8 महीने से लूटपाट मचा रहे थे। देखिए साहब, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ। हाँ लेकिन मैं एक कारतूस के धंधे करने वाले के साथ काम करता हूँ साहब। तो जितना जानता है उतना बता। साहब देखिए, ये जो गैंग वाले लोग होते हैं ना, ये बंदूक तो एक बार खरीदते हैं, लेकिन गोलियाँ इन्हें बार बार खरीदनी पड़ती हैं। और मेरा लिंक गोलियाँ बेचता है थोक में। हाल ही में किसको बेची है इधर? हाल ही में तो नहीं बेची साहब, लेकिन करीब कोई 6 महीने पहले 0.36 बोर की 200 बुलेट बेची थी। डकैती की ज़्यादातर वारदातों में 0.36 बोर का इस्तेमाल हुआ है। इधर चंदवासा गांव में, वो मैंने ही जगह फिक्स की थी वहाँ पे। खरीदी किसने थी? परम बसरा। ये 200 है। हाँ इतनी तो चाहिए थी मुझे। परम बसरा। जी साहब, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उनकी गैंग से है या नहीं। तुम्हारे गोलियों का सप्लायर कौन है? निरंजन ढाका। लेकिन साहब आप उसको हाथ मत लगाना सर, वो मेरा लिंक है। ठीक है, मैं इस परम बसरा का पता लगाता हूँ, लेकिन इस बीच अगर निरंजन ढाका कोई भी नई डील करता है तो तू मुझे बताएगा। अगर परम बसरा उस गैंग का है तो 3 लोग और भी होने चाहिए। सर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। ढूंढते हैं, पता लग ही जाएगा। ढूंढो, लेकिन जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वालट हो जाए। टारगेट सही लगता है, एक चांस लेकर देखते हैं, लेकिन सावधानी से। सर कंधे से गोली निकाल दी गई है। अब बाबूजी को ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिन में उनको छुट्टी भी दे देंगे। हाँ पर ध्यान रहे, उनको पूरी निगरानी की ज़रूरत है। एक गोली हार्ट के पास लगी थी, जानते हैं ना? जी डॉक्टर साहब। वीर जी, एक गल करनी सी आपसे। हाँ बोल। वीर जी, इन लोगों के अलावा हमारा कोई और परिवार भी तो नहीं है ना? तुसी गुस्सा छड़ दो अब। मैनू पता है गुरली, छड़ दी नाराजगी। परम डेयरी में काम करता है। 3 दोस्त हैं जी उसके। गुरु सचदेवा जो सब्जी बेचता है, चंद्रूपल जो किसी ढाबे पे काम करता है, और तीसरा है जी इशबाल जोहल जो चाय का ठिया लगाता है। ये वही लोग हैं, इसका कोई सुराग हाथ लगाते रहे? नहीं साहब, लोकल मार्केट में मैंने बहुत पता किया, इन्होंने कोई सामान नहीं बेचा। अगर ये वही लोग हैं तो जरूर लूट का सामान कहीं बाहर बेचते होंगे। सर गोलियां तो पक्का इसी परम बसरा ने खरीदी है, और इसके पास कोई लाइसेंसी हथियार भी नहीं है। सुना, एक काम करते हैं, उठा लेते हैं सारों को। उठा तो लें सर, एक रिस्क है। क्या? अगर मोटी चमड़ी निकला तो कुछ उगलेगा नहीं, बेल पे जल्दी बाहर भी आ जाएगा, और हमारी मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा सर जी। फिर तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, हमें इनके अगले हमले का इंतजार करना होगा, या फिर किसी बड़े कांड में इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। धर्म जी सर। अपने बंदों से कहो कि निगरानी रखें इन पर। मुझे एक एक हरकत पर नजर चाहिए।
किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। वापस घर आकर पुत्र की कितना अच्छा लग रहा है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ताऊ जी, जिन्होंने आप पे हमला किया है ना, जल्दी पकड़े जाने हैं वो। पकड़े तो जाने हैं पुत्र, पर तू अपना ध्यान रखना। जी ताऊ जी। सर, परम बसरा, गुरु सचदेवा, चंदर उपल और यशपाल जौहल चारों पर निगरानी है, लेकिन कोई खास हरकत नहीं है। सराय, मुझे तो शक हो रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। अगर ये उसी गैंग का काम है तो क्यों फालतू में वो किसी को गोली मारने लगे? क्यों जानबूझकर अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए? सर, वो आए तो मोहिंदर को मारने थे, जो मिला नहीं और बीच में उसका ताया आ गया। अब ये तो अंदाजा ही है ना सराय, कहीं ऐसा तो नहीं कि चरणपाल का इससे कुछ लेना देना हो? पुलिस की तफ्तीश किसी भी सिरे तक पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस के पास संदिग्ध अपराधी तो थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत एक भी नहीं था। इस बीच गैंग ने अपने हमलों में कमी कर दी थी। करीब 2 महीने गुजरे और एक अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। साहब, पक्का पता नहीं, लेकिन परम बसरा हो सकता है। कितनी डील होनी है वो मालूम नहीं साहब, लेकिन निरंजन ढाका ने कच्चा घोड़ा गांव के भारी इलाके में मुझे हरी झंडी बताने को बोला था। अगर मैंने बोला कि सब सेफ है तो कल 12 बजे डील पक्की। ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ साहब, लेकिन मुझे और निरंजन ढाका को कुछ नहीं होना चाहिए। ओए, तो फिक्र न कर। सराय, 12 तो बज गए। The number you have called is switched off. कुंदन का फोन स्विच ऑफ। एक काम करते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। The number you have called is switched off. सर, मुझे लग रहा है झूठी खबर थी। कुंदन का फोन। कुंदन, किधर है तू? हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ साहब, डील हो गई साहब। क्या? जी हाँ, वो निरंजन ने लास्ट टाइम पे जगह बदलने को कहा, मैं कुछ नहीं कर सका साहब। परम बसरा ही था ना? जी जी, गोलियां परम बसरा ने ही खरीदी। साहब देखिए, आप मेरे को इस झंझट से दूर रखिए। आप, वो आपका टारगेट परम बसरा था ना, आप उसे धर लीजिए साहब। हाँ ठीक है सर, परम बसरा ने और गोलियां खरीदी हैं। मतलब इन्होंने एक और डकैती हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। सर, कहीं इस बार टारगेट मोहिंदर तो नहीं है? हाँ ठीक है। एक खबर मिली है, लेकिन कच्ची पक्की है। पता लगाकर इन्फॉर्म करता हूँ सर। खबर की जरूरत पड़े तो बताना सर। सर, गुरु सचदेवा, चंदर उपल, यशपाल जौहल तीनों अपने घर पे नहीं है। तीनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। मतलब कोई डकैती या फिर हमला बस होने ही वाला है। यही है हमारा टारगेट।
साहब चारों चारों परम बसरा गुरु चंद्र यशपाल सब साथ ही यहाँ पे खासकुरी गांव के खंडरों विच अभी भी है साहब। ठीक है सर, चांडाल चौकड़ी साथ में है, अभी पकड़ सकते हैं। टाइम कौन सा ठीक रहेगा? वो जी कल करें तो आज कर, टाइम तो सही है। सर तुम जिससे को लगा इधर हमें तक तुम कर। हाथ ऊपर, हाँ देखिए गलती मत कर ले। महेंद्र, तू यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? सर मुझे खबर मिली थी कि ये लोग यहाँ हैं। तुझे इन्फॉर्मेशन मिली और तू हमें बिना बताए यहाँ आया? पीआई गौरव से बात हुई थी सर मेरी। लगता तो नहीं है कि तू इन्हें यहाँ गिरफ्तार करने आया। कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जांच टीम को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मोहिंदर वहां पर चारों डकैतों के साथ पाया गया था और साफ जाहिर था कि वो वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आया था। तो फिर वो वहां क्यों आया था? अरे पुत्र, किथे जा रहा है तू? बीजी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। महेंद्र उन लोगों के साथ ही है और वो लोग तो कुछ और ही बता रहे हैं। आता हूँ। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल। जगमोहन, मोहिंदर के साथ तुम्हारी या तुम्हारे पिताजी की कोई अनबन थी क्या? थी तो सही, लेकिन इस हमले से पहले थी। उसके बाद तो जी सब ठीक हो गया था। किस बात को लेकर थी अनबन? जी वो महेंद्र को हमेशा लगता था कि हम उसके और उसकी माँ के साथ कोई धोखेबाजी कर रहे हैं। हमारी किराने और परचून की दुकान है जिसको पहले मेरे बाबूजी और जोगिंदर चाचा महेंद्र के पिताजी मिलकर चलाया करते थे। 7 साल पहले जोगिंदर चाचा जी गुजर गए। उसके बाद मेरे बाबूजी महेंद्र और उसकी माँ को दुकान की कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, लेकिन महेंद्र को लगता है कि ये हिस्सा बराबर का नहीं है, ये उसके साथ धोखेबाजी है। साहब आप ही बताओ कि ये हिस्सा बराबर का कैसे दें, क्योंकि दुकान का पूरा काम तो मैं और बाबूजी मिलकर संभालते हैं। लेकिन साहब आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? और आप मुझे महेंद्र की कौन सी बात बताने वाले थे? देखो जगमोहन, हमने महेंद्र को उस गैंग के साथ पकड़ा है जो तुम्हारे घर में घुसा था, जिन्होंने तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई। ऐसा नहीं है कि वो चोरी करने आए थे और गलती से गोली चल गई। वो तुम्हारे पिताजी को मारने ही आए थे। मार मार के बुलाहट कर देना है तुम लोगों को, क्योंकि सच है गलत है। सर महेंद्र के घर चोरी करने वास्ते नहीं गए थे साहब। चोरी तो एक बहाना था साहब जी। असल मकसद तो चंद्रपाल को मारना था, लेकिन मार नहीं पाए साहब। फिर अस्पताल में कोशिश की, वो बड़ा मुश्किल था साहब, छोड़ दिया। क्या हुआ? मुश्किल है। फिर हमने सोचा कुछ टाइम चुपचाप बैठना चाहिए। अभी हम लोग चंद्रपाल को उसके घर जाके मारने का सोच रहे थे सर। मतलब तुम लोग उसे मारने के लिए एक हमलावर प्लान कर रहे थे? जी साहब। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो इस सारी प्लानिंग मोहिंदर की करी धरी है ना? जी साहब। सालों महेंद्र ने किया ये सब? ये तो मैं जानता था कि महेंद्र मुझे और बाबूजी को नापसंद करता है, लेकिन इतनी नफरत करता है कभी सोचा नहीं था सर मैंने। लगता तो ऐसा ही है जगमोहन। महेंद्र उन डकैतों को पकड़ने वाली टीम में था और उसने उनका ही इस्तेमाल कर लिया अपनी खुंदक निकालने के लिए। ये नहीं हो सकता सर, हमें भी पहले यही लगा था, लेकिन उन चारों डकैतों ने खुद कबूला है। जब महेंद्र को उन चारों डकैतों की तस्वीरें दिखाई थी तो उसने जानबूझ के एक को भी नहीं पहचाना था। सर रात का टाइम था और अंधेरा बहुत था, किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं थी। इसका मतलब ये साला महेंद्र उसी रात से इसकी प्लानिंग में लग गया था जिस रात एक डकैत इसके हाथ से फिसला था। उन चारों ने कबूल कर लिया है कि तूने ही अपने ताया को मारने की उन्हें सुपारी दी थी। तू चाहे अब कितनी भी नौटंकी कर ले कि तू वहां सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए गया था। तेरा भांडा फूट चुका है। चाय देंगे? जी साहब। 8 महीने से तुम लोगों की तलाश कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं साहब? तेरा चेहरा अच्छे से याद है मुझे। तू उन 4 डकैतों में से एक है ना? जी साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली चाय वाला हूँ। तुझे घसीट के ले जाकर खाल उधेड़ूंगा ना तेरी, तो तू सब कुछ सच सच उगल देगा। पर मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। अगर तू वही करे जो मैं कहूं, वो भी चुपचाप। पल्ले पैगी गल। और कौन कौन है तेरी गैंग में? एक बंदा है, उसे ऊपर पहुंचाना है। नहीं साहब जी, हम तो ये छोटी मोटी लूटपाट करते हैं। मारने वारने का काम हमारा नहीं है जी। पकड़ के बंद कर दिया ना तो इतना टूटोगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। बस काम ऐसे करो कि लगे आए थे लूटपाट करने, गोली चल गई और बंदा ऊपर। मैं तुम लोगों में से किसी का नाम भी जाहिर नहीं होने दूंगा। बड़ा खतरनाक काम है। हमें क्या मिलेगा? तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं, मना तो तुम लोग मुझे कर नहीं सकते, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, लेकिन काम होने के बाद। समझ गए? उड़ाना किसको है जी? हाँ, मैंने अपने ताऊजी को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बच गए वो। मैंने तो दोबारा कोशिश की थी उनको मरवाने की। कब से धोखा देते आ रहे हैं हमें। सब कुछ आगे जाके अपने बेटे को ही तो देने वाले थे। तू तो एक पुलिस वाला था, अच्छी तरह से जानता था कि जुर्म कर कर कोई बच नहीं सकता। जिन लोगों को पकड़ने के लिए तुझे काम पर लगाया था, तूने उन्हीं लोगों को अपने काम पर लगा दिया। कभी लगा ही नहीं मोहिंदर इस हद तक चला जाएगा। मैं तुझे बार बार समझाती रही, ऐसे फालतू का बैर रखना गलत है पुत्र। ऐसा क्या धोखा दिया तेरे ताया जी ने तुझे? हाँ, उन्होंने तो हमारी देख रेख की है। ताया जी तो अपने पापा जैसे थे वीर जी। इतनी छोटी सोच हो गई तेरी। तूने अपनी तो इज्जत खत्म की ही, हमारा भी सर नीचा कर दिया शर्म से। मोहिंदर का सामना डाका डाल रहे इस गैंग के एक सदस्य से हो गया।
मोहिंदर ने इसे अपने नीच इरादों के लिए इस्तेमाल किया और अपने ताया जी चरणपाल पे गोली चलवा दी, जिनसे वो काफी वक्त से नाराज था। चरणपाल जी की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन उनकी सेहत में दिन ब दिन सुधार हो रहा है। जो भी हथियार ये गैंग इस्तेमाल करता था, वो सारी बंदूकें, वो कारतूस गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के थे। जांच से सामने आया कि जिन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था वो एक लाइसेंस्ड गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चुराई गई थी। उस कारखाने में एक गैंग मेंबर काम करता था। वो रात के अंधेरे में बंदूकों को वहां से निकालता और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता। बाद में उन्हें साफ करके उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाता। इसलिए गैंग का सुराग मिलना और मुश्किल हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों गैर कानूनी, गैर लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल पूरे देश भर में अपराध के लिए किया जाता है। ये बंदूकें, पिस्तौलें, कारतूस, गोलियां पूरे देश में तस्करी के जरिए पहुंचती हैं। इनके अलावा बहुत से इल्लीगल हथियार बनाने वाले कारखाने प्रशासन की नाक के नीचे काम करते हैं। क्या ऊपर की रजामंदी के बिना ये कारखाने एक भी दिन चल सकते हैं? मानव तस्करी और ड्रग तस्करी की तरह हथियारों की तस्करी की जड़ें भी पूरी दुनिया में फैली हैं, जिसपे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।